लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित लेख में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और उनके सामने खड़े युद्ध के बाद शांति के सबसे बड़े सवाल पर चर्चा की गई है। लेख बताता है कि नेतन्याहू ने 2 साल तक चले गाजा युद्ध में हमास पर कड़ा प्रहार किया और एक मजबूत युद्धकालीन नेता के रूप में उभरे। लेकिन अब असली परीक्षा ये है कि क्या वही नेता जिसने हमेशा खुद को सुरक्षा के बाज के रूप में पेश किया, अब शांति के दौर की अगुवाई कर सकता है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि युद्ध ने न सिर्फ इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि अरब देशों और फिलिस्तीन के साथ तनाव भी बढ़ा दिया। लेख के मुताबिक नेतन्याहू अब एक मुश्किल मोड़ पर हैं। युद्ध खत्म हुआ है, लेकिन गाजा का भविष्य अनिश्चित है। हमास ने हथियार नहीं डाले हैं और ये तय नहीं है कि गाजा पर शासन कौन करेगा। इसी बीच नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में युद्ध अपराधों के आरोप हैं और देश में वो भ्रष्टाचार के मामलों से भी घिरे हुए हैं। अगले 1 साल में उनके सामने चुनाव की चुनौती भी है। यानी नेतन्याहू को युद्ध के बाद का राजनीतिक युद्ध अब भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा। लेख बताता है कि नेतन्याहू का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। वो सुरक्षा की राजनीति करते हैं, लेकिन अब उनसे शांति की उम्मीद की जा रही है। अगर उन्हें सऊदी अरब जैसे देशों से नए शांति समझौते करने हैं, तो किसी न किसी रूप में फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि उनकी दक्षिणपंथी सरकार इसके खिलाफ है। यही दुविधा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। लेख में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन के बीच ये पुल बनाना बहुत कठिन है। फिर भी कुछ विश्लेषक मानते हैं कि नेतन्याहू की राजनीतिक यात्रा विरोधाभासों से भरी रही है। वो मौके के हिसाब से अपने रुख बदलते रहते हैं। कभी फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में बोले, तो कभी उसका विरोध किया। ऐसे में अगर सऊदी अरब के साथ शांति समझौते से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है, तो वो लचीला रुख भी अपना सकते हैं। लेकिन ये राह आसान नहीं है, क्योंकि अरब देशों में उनके प्रति भरोसा घटा है और देश के भीतर भी लोग 2023 के हमास हमले की जिम्मेदारी उनके नेतृत्व पर डाल रहे हैं। अखबार का निष्कर्ष यही है कि नेतन्याहू के पास अब दो रास्ते हैं। या तो वो अपने पुराने युद्धकालीन रुख पर कायम रहें और अलग थलग पड़ जाएं, या फिर एक नए नेतन्याहू बनकर इतिहास में शांति लाने वाले नेता के रूप में दर्ज हों। सवाल यही है, जो नेता अब तक युद्ध जीतने की राजनीति करता आया है, क्या अब वो शांति जीत पाएगा? यही बात इस लेख का केंद्रीय भाव है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में ब्रिटेन और चीन के रिश्तों के जटिल संतुलन पर चर्चा की गई है, खासकर उस समय जब हाल ही में संसद से जुड़ा एक कथित जासूसी मामला अदालत में टिक नहीं पाया। अखबार कहता है ये मामला सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के चीन के प्रति रुख की गंभीर परीक्षा है। नई लेबर सरकार के लिए मौका है वो साबित करे कि वो बीजिंग से आने वाले खतरे को सही ढंग से समझती भी है और उसे निपटने की नीति भी रखती है। लेख बताता है कि चीन ब्रिटेन के लिए एक विरोधाभास जैसा है। एक तरफ वो मानवाधिकारों को दबाने वाला, राष्ट्रवादी और दबाव बनाने वाला देश है, तो दूसरी ओर वही देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, जहां से ब्रिटेन को कई जरूरी चीजें और संसाधन मिलते हैं। इसलिए उसे ना तो पूरी तरह दुश्मन माना जा सकता है और ना ही भरोसेमंद दोस्त। यही वजह है कि चीन से जुड़ा कोई भी विवाद ब्रिटेन में राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील हो जाता है। इस बार विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि अभियोजन एजेंसी ने जासूसी के आरोप में दो लोगों पर केस वापस ले लिया। एक संसद शोधकर्ता और दूसरा चीन में पढ़ाने वाला शिक्षक। वजह बताई गई कि अदालत में मामला टिक नहीं सकता, क्योंकि सरकार की गवाही में चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कहने की अनुमति नहीं थी।
विपक्ष का आरोप है कि ऐसा बीजिंग को नाराज करने से बचने के लिए किया गया, जबकि सरकार का कहना है ये सब पुराना कानून ठीक से ना बदले जाने की वजह से हुआ। द गार्जियन का कहना है कि इस पूरे मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ब्रिटिश सरकार चीन के प्रति कितनी स्पष्ट और ईमानदार नीति रखती है। अगर वाकई इस केस में कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, तो सरकार को पहले ही पारदर्शी होकर सब सामने रख देना चाहिए। अखबार चेतावनी देता है कि चीन जैसी ताकत के साथ रिश्ते संभालने में सावधानी तो जरूरी है, लेकिन ये सावधानी डर या भ्रम में नहीं बदलनी चाहिए। लेबर पार्टी के लिए वक्त है कि वो दिखाए वो चीन के साथ व्यापार भी समझदारी से करेगी और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमाएं भी साफ रखेगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में केनिया के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के प्रतीक रहे रेला ओडिंगा के जीवन को एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की कहानी बताया गया है। एक ऐसी कहानी जिसमें आजादी, उम्मीद, संघर्ष और अंततः समझौते की कड़वी सच्चाई साथ साथ चलती है। लेखक कहते हैं कि रेला ओडिंगा सिर्फ एक रहस्यमयी नेता नहीं थे, बल्कि उस राजनीतिक त्रासदी का आईना थे जिसने केन्या को उसकी ही बनाई व्यवस्था में उलझा दिया। रेला केन्या के पहले उपराष्ट्रपति के बेटे थे। उन्होंने लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की लड़ाई जेलों और यातना शिविरों से शुरू की थी। 1990 के दशक में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली से लेकर नए संविधान की लड़ाई तक वो हर बड़े आंदोलन के केंद्र में रहे। जनता के बीच उनकी पकड़ और करिश्मा इतना गहरा था कि वो 1997 से लेकर 2017 तक लगभग हर चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे। लेकिन बार बार चुनावी धांधलियों और सत्ता के खेल में हारने के बाद उन्हें हमेशा हारने वाला कहकर बदनाम किया गया। फिर भी उन्होंने हर बार सड़क पर उतरकर जन विरोध को आवाज दी। हालांकि राज्य की हिंसा ने उन्हें अक्सर उकसाने वाला नेता साबित करने की कोशिश की। लेख ये भी याद दिलाता है कि ओडिंगा, जिनका करियर आदर्शवाद से शुरू हुआ था, सत्ता की राजनीति में आते आते उन्हीं समझौतों के जाल में फंस गया जिनसे वो लड़ने निकले थे। 2000 में तानाशाह डैनियल अरेप मोई से उनके राजनीतिक हैंडशेक के बाद उनकी सरकार में शामिल हो गए और अपने पुराने साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। बाद में राष्ट्रपति की बाकी के साथ 2008 में हुए हिंसक चुनावी टकराव में हजारों लोग मारे गए, लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर सत्ता में साझेदार बन गए। इसी दौर में उन पर उनके परिवार पर घोटालों के आरोप लगे, जिसने उनकी साख को गहरी चोट पहुंचाई। लेख का निष्कर्ष बेहद सटीक है। रेला ओडिंगा का जीवन केन्या की उस राजनीतिक सच्चाई का प्रतीक था जहां ईमानदारी और आदर्श लंबे वक्त तक टिक नहीं पाते। 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति उरुहु केन्याटा से समझौता किया, जिसने उनके समर्थकों को तोड़ दिया और उनकी राजनीति का अंत तय कर दिया। अल जजीरा लिखता है कि उनकी मौत केन्या के लिए सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि उस खोए हुए आदर्श का अंत भी है जिसने कभी देश को नई राह दिखाने का सपना देखा था। उनकी विरासत उम्मीद भी है और एक दर्दनाक याद भी कि अफ्रीका की राजनीति में महान इरादे अक्सर अपने ही सिस्टम से हार जाते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.